ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्लास की शुरुआत कर लूँ मैं? ओके, चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और क्या, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। कल हम लोगों ने आई थिंक 5 क्वेश्चंस तक किए थे जब हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे, तो 5 सवाल हो गए थे। एंड अब छठवां प्रश्न जो है हमारे सामने है, तो छठवां प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि जो मेजर है, एक सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जा रही है, वो ओरिजिनल एंगल का 5 गुना से 36 डिग्री अधिक है। तो उसी एंगल का मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, कितना होगा। तो इफ यू हैव ट्राइड, आप पोल में आंसर बता सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो, आपने कहा कि मैंने ये माना है कि मेरा एंगल है थीटा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस थीटा। आप करो, ये जो 180 माइनस थीटा है, ये इस थीटा के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है। तो ये ओवरऑल इक्वेशन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। यहां से मैं थीटा का मान निकाल सकता हूं, और थीटा अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 6 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 36, जो कि आपका 144 डिग्री के बराबर है। अगर आप यहां से थीटा सॉल्व करेंगे तो 24 डिग्री आएगा। लेकिन मुझे ये थीटा नहीं चाहिए, बल्कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं ऐसे लिखूं, थीटा सी यानी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये बनेगा 90 माइनस 24 डिग्री। और 90 माइनस 24 डिग्री क्या होता है आपका? 66 यानी 66 डिग्री। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। तो बी उत्तर सही हो गया। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? 66 आपका आंसर हो गया। सवाल पढ़ना था कि एक एंगल है जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी उसका जो संपूरक कोण है वो उस ओरिजिनल कोण के 5 गुने से 36 अधिक है। इक्वेशन बनेगी और सीधा थीटा निकलेगा। फिर मुझे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो वो 90 माइनस थीटा होता है, तो वो 66 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप सब लोग को ये चीज समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल पी का, वो बाय 25x प्लस 5 डिग्री है। और जो कॉम्प्लीमेंट है एंगल पी का, कॉम्प्लीमेंट मतलब वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसका मीनिंग ये है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल पी, ये 8x डिग्री है। तो हमें एंगल पी बताना है। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जरा गौर से देखिएगा। आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, अगर कभी भी मान लिया कोई एंगल है थीटा, उसका आप एक सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लो, उसका डिफरेंस 90 डिग्री के बराबर होता था, याद है? ये रिलेशनशिप की यहां जरूरत है, क्योंकि मुझे दोनों एक्स के टर्म्स में दिए हुए हैं। मुझे दोनों एक्स के टर्म्स में दिए हैं, मुझे ये रिलेशन यूज करके एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये एक वैल्यू है 25x प्लस 5, और ये जो थीटा का कॉम्प्लीमेंट है ये 8x के बराबर हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। यहां से मिलेगा मुझे 17x प्लस 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 85/5 यानी 5 डिग्री। अब x आपका 5 अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल, अगर, तो हमें क्या करना है कि एंगल P का कॉम्प्लीमेंट 8x डिग्री है। तो 8x डिग्री आप निकाल लो। आपको x का आंसर नहीं लगाना है। 8x डिग्री की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। आपको पता है एंगल P, ये एंगल P का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 40 डिग्री। तो जो 90 डिग्री है ये वो एंगल P होगा, ये एंगल P की वैल्यू होगी। तो आंसर कितना हो गया? 50 डिग्री। सॉरी, 90 क्यों बोल रहा हूँ, 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। ये जो वैल्यू है 8x डिग्री बेटा, ये एंगल P का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल P कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। हाँ जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखो तो एक चित्र दिया हुआ है, और इस चित्र में बोला गया है कि y/x हमारा 6 के बराबर है, z/x हमारा 5 के बराबर है। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। बेसिक से मैथ बताओ ना गुंजन जी। बेसिक का मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? बिकॉज बेसिक वर्ड बहुत मिसलीडिंग वर्ड है, राइट? 2+2 = 4, ये आपको इस बैच में नहीं बताया जाएगा। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा। 2 × 2 = 4, ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको आता होगा। रही बात बाकी चीजों की, वो सारी बातें आपको बताने के बाद ही प्रश्न कराए जाते हैं। मुझे नहीं आती मैथ्स। देखिए, अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, ये भी नहीं आता है,
आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्रॉब्लम है तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, वरना आप क्लास कैसे समझोगे? ओके, तो कोई भी क्लास को आप इस तरह से ट्रीट मत करो कि आपको मैथ्स बिल्कुल आती ही नहीं, आपको बेसिक ऑपरेशंस नहीं आते हैं, राइट? और उसके बावजूद आपको मैथ्स कैसे समझ में आएगी फिर? ठीक है, नहीं आएगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड नॉट लर्न मैथ्स, बट दैट मच एफर्ट यू हैव टू पुट ऑन योर साइड, क्योंकि यहाँ तो बेटा ये कॉम्पिटेटिव मैथ्स है, तो यहाँ हमें शुरुआत जो करनी पड़ेगी, ये मान के करना पड़ेगा आपको कि आपको बेसिक मैथ्स आती है। अगर बिल्कुल आता ही नहीं है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, तब कैसे समझोगे आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, प्लीज थोड़ा सा एफर्ट डाल लीजिए अपने साइड से। सो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट वंस अगेन। सो y बाई एक्स आपको 6 दिया हुआ है, z बाई एक्स आपको 5 दिया है, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6x। ठीक है, z की वैल्यू क्या होगी? 5x। अब देखिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू दी है, z की वैल्यू दी है। आपको कल ही मैंने एक सरल कोड पढ़ाया था, स्ट्रेट एंगल बताया था। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, ये जो एक दो लाइंस होती हैं इस तरह की, या इस तरह की अपोजिट रेज होती हैं, उनके बीच का एंगल ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो इसेंशियली यहाँ पर जो एंगल x है, एंगल y है, एंगल z है, इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री है। और अगर ये 180 डिग्री है तो ये वैल्यू बनेगी आपकी x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री। 12x की वैल्यू आपकी आएगी 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 12 के नम 12, 12 पंचे 60, x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। अब x अगर 15 डिग्री आ गया तो यही आपका आंसर है, जो कि उत्तर क्या है आपका सी। तो y x के टर्म में दिया है, z x के टर्म में दिया हुआ है, टोटल एंगल 180 डिग्री है, और टोटल एंगल 180 डिग्री है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। समझ रहे हो कि नहीं? एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई जाती है, जब फायर ड्रिल्स होती हैं, तो फायर ड्रिल्स में पूछा जाता है कि आग लगेगी तो सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, और जो जवाब सिखाया जाता है वो जाता है कि सबसे पहले आप भागोगे, अपनी सेफ्टी पहले जरूरी है, राइट? जैसे भूकंप आए तो पहले क्या करोगे? पहले आपको अपनी सेफ्टी करनी है, फिर दूसरों की मदद के बारे में सोचना है। जब क्लास में आप पढ़ रहे हो, चुपचाप पढ़िए। आपके घर वाले आपके पीछे पैसा किस लिए खर्चा कर रहे हैं? कि आप रेमो सर की क्लास में जाके पढ़ाई करोगे। यहाँ आके आप बढ़िया बातों में मस्त हो। मानता हूँ किसी की मदद कर रहे हो, मत करो। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। Only help people at the right time. Maybe at the end of the class, maybe at the start of the class, not in the middle of discussion of the class. Your whole attention is helping somebody. Don't waste your time, please. I request you. Don't be emotional fools. Okay? पढ़ाई कर लो अपनी. Helping is a good thing, but not at the cost of wasting your crucial time. Do it at the right time, please. Question number 9. वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर एक बढ़िया सा डायग्राम दिया हुआ है, और इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स का सम पूछा गया है, कितना होगा। सो ऑल्दो ये बेसिक एक प्रॉपर्टी है कि इसका सम आपका 360 डिग्री आएगा, बट सवाल ये है कि क्यों आएगा, वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये वाला एंगल जो होगा, अब इसको मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस तरह का डायग्राम में सारे एक्सटीरियर का सम 360 बनेगा, दैट्स ट्रू, बट क्यों होगा ये समझ लेते हैं। जैसे ये वाला एंगल क्या है, अब एक बात जो अभी मैं थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, बट आशा करता हूँ कि आपने 10वीं की मैथ में इसको पढ़ रखा होगा। त्रिभुज अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट इसमें त्रिभुज के तीनों एंगल्स के सम का ज्ञान चाहिए हमें। सो अगर आपको त्रिभुज का बेसिक याद हो, तो त्रिभुज के बेसिक में ये होता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और क्यों होता है? बहुत सिंपल है। जैसे ये लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींच लो। अगर आप इस एंगल को बोलोगे मान लिया थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। इस एंगल को आप बोलोगे अल्फा, तो एकांतर कोण से ये एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा। और इस एंगल को आप मान लिया बोल देते हो बीटा। तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा, यही है ना? एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल थीटा। और यहाँ देखो ये तीनों मिला के क्या बना रहे हैं? कि स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, और स्ट्रेट एंगल से ये 180 डिग्री बनता है। तो इसको आगे अभी ट्रायंगल में हम बोलेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, या फिर सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप ये कहोगे कि यार इसको मिला के 180 बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मुझे त्रिभुज का कोई भी एक कोण निकालना हो, जैसे मुझे थीटा निकालना हो अगर, तो थीटा क्या होगा? 180 माइनस सम ऑफ अदर टू, यही होगा ना? अगर त्रिभुज का एक कोण निकालूं तो बाकी दोनों कोणों के सम को 180 में घटा लूं। तो सिमिलरली अगर आप यहां जाओगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू, ये क्या आएगी? ये वैल्यू आएगी आपकी 180 माइनस 1 प्लस 2।
आपको बताइए ये क्या आएगी ऐसे सिमिलरली 180 माइनस 3 प्लस 4, 180 माइनस 5 प्लस 6, 180 माइनस 7 प्लस 8। एक और चीज जो आपको सभी लोगों को अभी सीखनी है कि इसमें उसका कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है कि जैसे एक चतुर्भुज है, मान लिया कोई भी चतुर्भुज, एनी फोर साइड प्लेन, अभी इसके बारे में बाद में अलग से बात होगी। ये दो त्रिभुज से बनके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स। कोई चतुर्भुज में दो ट्राइंगल होंगे। अब यहाँ इन तीनों का सम क्या बनेगा 180, यहाँ इन तीनों का सम बनेगा क्या 180, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का सम 180 है। टोटल कितना हो जाएगा आपको दिख रहा है, सारे इंटरनल इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो जब आप यहाँ आओगे तो आप कहोगे ये जो पार्ट है, अगर आप गौर से देखें इस पार्ट को, दिस पार्ट, ये पार्ट एक चतुर्भुज है, चार भुजाएं हैं, और इसके सारे जो इंटीरियर एंगल हैं यानी आंतरिक कोण है, इनका सम कितना बनेगा 360, अभी देखा हमने। तो अब अगर इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, ये बनेगा आपका 180 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 180 माइनस 3 प्लस 4, यहाँ आपका बनेगा 180 माइनस 5 प्लस 6, यहाँ क्या बनेगा 180 माइनस 7 प्लस 8। इसका जो टोटल होगा ये कितना होगा 360 डिग्री, बिकॉज सारे इंटीरियर एंगल्स आ गए। अब ये 180 180 180 180 मिला के होगा 720 डिग्री। मैं इस 360 को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा और यहाँ सारे एंगल्स माइनस में है, राइट साइड में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएगा। ये हो गया आपका 360 डिग्री। ओके, परिमेय कब से सिखाओगे, PYL। सो PYL को मेरा जवाब है TTYL। TTYL जानते हो ना, तुम लोगों की भाषा है ना, जेंजी की भाषा है ये, TTYL। शी इज आस्किंग अबाउट थियरम्स। देव साहब, मेरा इंटेलिजेंस इतना कमजोर नहीं है कि मुझे सवाल समझ नहीं आया कि क्या है। ठीक है, इतना तो इंटेलिजेंट हूं कि सवाल में समझ गया क्या है। मैं हंसा इसलिए नहीं कि सवाल समझ में नहीं आया, बस ऐसे ही हंसा। ठीक है, चलिए। किसी को नहीं पता TTYL? TTYL का मतलब होता है टॉक टू यू लेटर। ठीक है, ये सब व्हाट्सएप की भाषा है यार, TTYL। TTYL। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। In the given figure, PQ is parallel to RS. Angle AEF is equal to 95 degree. Angle BHS is equal to 110 degree. Angle ABC is equal to X degree. आपको X की वैल्यू बतानी है। It's a good question. So देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो ये लाइन है ना PQ RS के पैरेलल हो गई, तो GE क्या है, ट्रांसवर्सल है। FH क्या है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ओके, राइट, GE क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, और FH भी क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब अगर ये 95 है ना, ये 95 है, जरा गौर से देखो ये एंगल क्या होगा, दिस विल आल्सो बी 95। कौन सा कोण, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटरेस्टिंगली आप कहोगे कि ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल 85 हो गया, क्योंकि वो सरल कोण की वजह से 85 बन जाएगा। अब अगर आपने त्रिभुज जब पढ़ लिया तो आप कहोगे ये हमारा वृहद कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि आपका आंसर 25 डिग्री है। बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सो मैं मान के चल रहा हूँ आपको नहीं आता है, तो आप इसको लिख लो, ये वाला एंगल 110 है तो ये 70 बनेगा। तो अब तीन एंगल तुम्हें मिले, x प्लस 70 प्लस 85, ये वैल्यू कितनी है 180। तो x की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस 70 प्लस 85, 25 डिग्री। और जब ट्राइंगल की आप प्रॉपर्टी पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो ये भी पढ़ाऊंगा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो व्हेन यू विल लर्न दिस, ओके, सो यू कैन डू लाइक दैट। बट अभी हम जैसे लाइंस पढ़ रहे हैं, ट्रांसवर्सल पढ़ रहे हैं, ट्राइंगल पढ़ा नहीं है हमने, तो ये मान लो कि आपको नहीं आता है, तो ऐसे कर लेंगे, क्या करना है, जब आ जाएगा तो ऐसे कर लेना। ठीक है, अदरवाइज तो ये ऐसे हो जाएगा कि 110 है, ये हमारा 95 से 85 बना था, और ये हमें निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी 25, और ताकि 110 बन जाए टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। इस फिगर में AB हमारा CD के पैरेलल है, AC हमारा BD के पैरेलल है। काफी खतरनाक कहानी है, देखो
ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है। ए सी हमारा बी डी के पैरेलल है, राइट। आगे कहानी क्या है कि ई ए सी हमारा 40 डिग्री है, एफ डी जी हमारा 55 डिग्री है, एच ए बी हमारा x डिग्री है। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। अब ये जो डायग्राम है ना, इसको मैं क्रिटिकल, अच्छा डायग्राम है, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे पहले। तो अलग से एक्सप्लेनेशन समझना क्या है इसका कि भाई मुझे पहले बोला गया कि भाई ये देखो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, एंड देन मुझे बोला गया कि एक दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे। सो इसेंशियली अगर आप देखो तो ये ब्लू कलर की जो लाइंस हैं दोनों, ये जो मैंने लाइन बनाई है, राइट, इसका कलर क्या है? हाँ, पर्पल, राइट। सो मैंने कुछ कलर सीख लिए, पहले मुझे सिर्फ ब्लैक, ब्लू, लाल हरा नीला पीला काला हरा, लाल हरा नीला पीला काला सफेद, ये रंग आते थे बस। तो अभी छोटी सी बेटी है तो शी इज लर्निंग कलर्स, तो मैंने पर्पल कलर भी सीख लिया, राइट। सो काफी कलर सीख लिए मैंने, क्योंकि वो पढ़ती रहती है, पूछती है कि तो पापा की बेइज्जती हो जाती है ना, फिर हम खुद नहीं आता है, तो उसी ने सिखा दिया मुझे कि ये पर्पल होता है, ठीक है। अदरवाइज 4 महीने पहले तक मुझे कलर्स 5 ही आते थे, और मैंने जिद की थी कि मैं कभी भी जिंदगी में रंग नहीं सीखूंगा, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। दैट्स अ फैक्ट। क्या करोगे पर्पल कलर जान के? भाई कपड़े खरीदने गए तो कोई जरूरी है कि उसको बोलो कि पर्पल कलर वाला चाहिए, मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, ले लो। हाँ जी। सो बट नाउ आई नो लॉट ऑफ कलर्स, यस, आई नो पर्पल कलर, दिस इज पर्पल कलर, दैट्स गुड। तो एनीवे, पर्पल कलर्स के लिए ब्लू कलर्स ट्रांसवर्सल हो गए, और ब्लू कलर्स के लिए पर्पल कलर ट्रांसवर्सल हो गए, ठीक है। हाँ जी। ज्योमेट्री का भी क्या यूज है रियल लाइफ में राज? बट क्या आप जिद कर सकते हो कि आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ोगे? बोलो। रंग ना जानने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैं नहीं जानता कि ये पर्पल कलर है, तो मैं क्या कहता? मैं कहता ये दोनों रंगीन लाइन है, इन दोनों रंगीन लाइनों की ट्रांसवर्सल है, काम बन जाता। ना पढ़ो ज्योमेट्री फिर। ठीक। तो यहाँ तो मजबूरी है ना, कैसे नहीं पढ़ोगे? हाँ जी। चलो इधर आओ। तो ये हमारा हो गया, मान लिया इसको बोलते हैं एंगल 1। ध्यान से देखना, ये हमारा एंगल 2, 3, 4 लाइक दैट। मुझे क्या समझाना है अभी आपको समझ में आएगा। एसेंशियली देखो, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, आपको पता है ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यहां पर ये 180 माइनस बनेगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, और इन दोनों का सम भी 180 होगा। क्योंकि ट्रांसवर्सल में आपको पता है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं नीले वाले को ट्रांसवर्सल समझूं, तो मैं कहूंगा इसका सम इससे 180 होगा, राइट। फिर मैं बोलूंगा इसका सम इससे 180 होगा, क्योंकि ब्लू वाले पे ये पर्पल वाला ट्रांसवर्सल है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 4 और 4 ही बराबर होंगे, ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे? यस। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को इस तरह से आप बनाओगे, तो कहानी ये होगी कि अगर आप इसको थीटा बोलोगे ना, तो ये भी थीटा होगा। मजेदार बात ये है। और ये वैल्यू अगर अल्फा है, तो ये वैल्यू भी अल्फा होगी। और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी से आपको पता है कि दो एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल हैं, थीटा प्लस अल्फा, इनका सम 180 होता है। ऑल्दो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, जब चतुर्भुज पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, मैं बताऊंगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी यही होती है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों एंगल्स जो है सम 180 होता है। तो अभी हम ट्रांसवर्सल के सेंस में अगर समझे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा डायग्राम है तो ये आमने सामने का कोण बराबर हो गया और इन दोनों का सम 180 हो गया। क्यों? क्योंकि वो इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर। तो अब इस डायग्राम में वापस आ जाओ और देखो मजेदार बात, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और आपको पता है ये वैल्यू भी 55 हो जाएगी, हो गई। अब देखो x प्लस 40 प्लस 55 की वैल्यू क्या है? 180। x की वैल्यू 180 माइनस 95 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई? 85 डिग्री। सो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है कि ये 55 तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड देन ये 55 इस 55 के बराबर हो गया, देन 40 55 x का टोटल ये हो गया, x की वैल्यू निकल गई। ठीक है। 65 कौन लेके आ रहा था? कैसे? 85 होगा, मान लो हटाने में गलती कर दी होगी किसी ने। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, काफी अजीब सा प्रश्न लग रहा है, बट है बहुत आसान। और कैसे होगा, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि ये बेसिकली एक चतुर्भुज है, इट्स ए क्वाड्रिलेटरल, इफ यू सी दैट। 4 भुजा है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और एक एंगल आपका ये है जो कि बी है। अभी मैंने आपको बताया था एक बात, अगर आपको ध्यान हो कि ये वाला जो कोण यहां पर बनेगा वो 360 माइनस बी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल है।
है कि नहीं है कि नहीं रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 माइनस बी होगा। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का सम, इंटरनल इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो ए प्लस सी प्लस 360 माइनस बी प्लस एक्स, इसका टोटल आपको मिलेगा 360 डिग्री। 360 से 360 कट जाएगा, आपको यहां मिलेगा b इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, समझो। ध्यान रखने वाली बात कैसे है कि अगर मैं एक चतुर्भुज इस प्रकार का निर्माण करूं और ये वाला एंगल कैलकुलेट करूं, तो ये वाला एंगल क्या, जैसे आपने एक त्रिभुज पढ़ा है, ध्यान से देखो। त्रिभुज में आपने पढ़ोगे कि ये जो एंगल होता है ये इन दोनों एंगल्स का सम होता है। इसको अगर मैं एक्स वाई बोल दूं, जेड बोल दूं, तो जेड एंगल एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। यानी ये यहाँ का एक तरह से एक्सटीरियर एंगल हुआ और ये इन दोनों के सम इंटीरियर के बराबर हो गया, इसको छोड़ के। सिमिलरली यहाँ पर देखो आप, चतुर्भुज में क्या है कि जो बी है एक तरह से एक्सटीरियर एंगल टाइप का है, राइट। तो ये जो बी हमारा एक्सटीरियर एंगल टाइप का है, ये इन तीनों के सम के बराबर होता है, जो बाकी तीनों, इसको छोड़ दो ये वाला a प्लस सी प्लस एक्स। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर इट। तो पूछा हमसे क्या है कि आप x की वैल्यू बता दो, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, b माइनस ए माइनस सी, जो कि आपका a के बराबर हो गया। समझ रहे हो? फिर तो ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल नेचर अलग है, तिकड़मबाजी में बोल सकते हो, राइट, तिकड़मबाजी में। बट ट्राइंगल इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। हाउ ट्राइंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट? It's same like saying humans are animals. Do you like it? If I say you animal, you don't like it. Can we say it? We can. कहने को तो बोल ही सकते हैं। मम्मी बोलती है ना तुमको जानवर हो तुम, बट वही कोई और बोल दे तो बुरा लग जाएगा ना। देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस, राइट? वी आर नॉट एनिमल्स, लेट्स नॉट कॉल अस एनिमल्स, राइट? देयर इज अ लॉट डिफरेंस। बेसिकली हमको अगर जानवर कोई बोल रहा है तो वो कुछ गलत वजह से ही बोल रहा होगा, कोई ना कोई लक्षण कुलक्षण देखा उसने, तभी वो बोला कि जानवर है हम लोग। ठीक है। तो ऐसे ही ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल मत बोलो यार, वो जबरदस्ती ना करो। हाँ जी। एनीवे मुझे इस सवाल में ना कुछ और इंटरेस्टिंग आपको समझाना है। लेट्स से क्या इंटरेस्टिंग सिखाना है आपको। एक्चुअली में ये जो सवाल है ना, अगर आप देखोगे तो ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी से प्रूफ अगर दूसरे तरीके से करना हो तो दूसरा तरीका भी है, जैसे ये है आपके पास। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको ध्यान रखना प्लीज। ये डायग्राम था, इस डायग्राम में आपको ये दे दिया गया कि ये एंगल आपका ए है, ये एंगल आपको कुछ दे दिया गया, मान लिया सी है, ये एंगल आपको एक्स दे दिया गया, ये एंगल आपको बी दे दिया गया, मान लिया। इसको प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका भी है, और वो दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसे आप एक्सटेंड कर लो, राइट। सो अगर आप इसको एक्सटेंड कर लोगे ना, देन यू कैन सी टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स। लेट्स से इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूं, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूं। तो पहला जो त्रिभुज है, ध्यान से देखो, उसमें और ये जो ए वाला एंगल बाइफरकेट हो गया, इसको दो एंगल बोल देते हैं A1 A2। तो अब आप कह सकते हो बड़े मजे से कि जो थीटा 1 की वैल्यू है ना, वो A1 प्लस सी के बराबर है, वही एक्सटीरियर एंगल, दो इंटीरियर एंगल का सम हो गया। थीटा 2 जो है ये नीचे वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये A2 प्लस एक्स हो गया। सो थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो कि आपने कहा कि मेरा एंगल बी के बराबर है, इस गिवन क्वेश्चन में इसको बी दिया गया है कि ये बी है। व्हाट दिस विल बी इक्वल टू नाउ, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा A1 प्लस A2 प्लस सी प्लस एक्स। तो ज्योमेट्री में एक ही चीज को ना कई तरीकों से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे ये इसको सिद्ध करने का दूसरा तरीका हो गया, एक हो गया चतुर्भुज के सारे कोणों का जो सम है दैट इज 180 डिग्री, और वो 360 डिग्री, और एक ऐसे प्रूफ कर लिया। लेकिन मैं ना कुछ और भी करना चाहता हूं, और वो कुछ और समझाने के लिए पूरा खेल खेल रहा हूं। यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास आपको ये समझाने की कि ज्योमेट्री में अंडरस्टैंड करना, डायग्राम्स जो है ना, जो दिए होते हैं, इन डायग्राम्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये मैं सिखाना चाहता हूं, कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे, और उसके बेसिस पे भी हम ऑप्शंस वेरीफाई वगैरह कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, आपको ये डायग्राम दिया हुआ था कुछ ऐसा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है, क्या आपको पता है कितने डिग्री है? नहीं, फिक्स नहीं है ना, वो तो एक वेरिएबल एंगल है, एंड ऑप्शन में 4 वैल्यूज दी हुई हैं। अब यू हैव ए पॉसिबिलिटी टू चेंज दिस डिग्री। यस, कैन आई मेक दिस ट्रायंगल लाइक दिस?
where I say कि हम बी को बढ़ाएंगे 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 और बी को हम बढ़ाते रहेंगे और बढ़ा बढ़ा के ये एंगल हम ऐसा कर देंगे, सीधा कर देंगे। यस, ऑल्दो आपने एक चतुर्भुज को ट्रायंगल बनाया, बट हमने बी को 180 डिग्री बनाया, यही किया ना? ओके, यही तो किया हमने कि भाई बी को सीधा कर दिया, बी 180 हो गया। अच्छा, जब ये बी 180 हो गया तो हमें ये पता है कि इन तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा, यानी बी के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल में यही तो करना है हमको। ए सी एक्स का सम 180 होगा अगर ये ट्राइंगल बना दें, तो ए प्लस सी प्लस एक्स हमारा क्या होगा, 180 के बराबर होगा, व्हिच वी कैन से इज इक्वल टू बी। बट दैट्स नॉट एनफ, मैं इधर आऊंगा, अब इसमें वेरीफाई करूंगा मैं कि देखो मेरा एंगल भी 180 डिग्री हो गया जब हमने डायग्राम को चेंज किया, और हमारा ए प्लस सी प्लस एक्स भी 180 डिग्री हो गया जब हमने डायग्राम को चेंज किया। देखते कौन से ऑप्शंस मैच करेंगे। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं बिकॉज आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन ली है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करेंगे देन हम कहेंगे कि यार ये तरीका सफिशिएंट नहीं है इसका उत्तर लगाने के लिए। बट लेट्स सी ऐसा हो रहा है क्या। तो बी को अगर आपने 180 लिया यहां पर, क्योंकि आपको एक्स निकालना है, बी को अगर आपने 180 लिया, ए प्लस सी की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स है। सो ये वैल्यू आपकी हो गई 180 माइनस एक्स, क्या वैल्यू एक्स के बराबर आ रही है, यस। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये मत बोल देना है, आप कह सकते हो कि सही हो सकता है। अगर b माइनस ए माइनस सी एक्स है तो यार b माइनस ए प्लस सी तो एक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप c की जगह प्लस सी कर दे रहे हो, c जीरो थोड़े ना है, c की अपनी वैल्यू है, तो ये कैनॉट बी इक्वल। सिमिलरली अगर b माइनस ए माइनस सी एक्स के बराबर आ गया तो माइनस ए की जगह प्लस करने से ये बराबर नहीं आएगा। बट इसके बारे में देख लेते हैं। ये पाई का मतलब देखो 180 डिग्री ही होता है, पाई रेडियन में एंगल होता है और ये डिग्री में होता है, पाई 180 डिग्री बराबर होता है। ए प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है। अब देखो आप कहोगे बी की वैल्यू तो 180 है, लिख दिया, प्लस सी, ए प्लस सी भी 180 माइनस एक्स है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ओवरऑल तो ये वैल्यू एक्स के बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, इसलिए ए करेक्ट है। इस सवाल को इस तरीके से करना नहीं है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने बता दिया, तो वही ध्यान रखने में बेहतरी है। इवन हम चारों इंटीरियर एंगल का सम करके 360 कर ले, वो भी तरीका आसान है, लेकिन ये तरीका इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पर्सपेक्टिव डेवलप होना कि ज्योमेट्री के सवालों में वैल्यू कैसे रखनी है। हमने बी को सीधा करके बी को 180 बना दिया, अंदर एक ट्राइंगल बन गया, और अंदर ट्राइंगल बनने से उन तीनों का सम 180 हो गया, एंड देन वी कैन मैच कि कौन सा आंसर मेरा मैच करेगा। तो आप इस सवाल के सॉल्यूशन के तौर पे इस मेथड को ना देखें। युक्ता जी, मैंने अभी वही मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, समझिएगा मुझे, टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इस सवाल का सॉल्यूशन ऐसे करना है, जी नहीं। ये सवाल मेरे लिए सिर्फ माध्यम है आपको एक नए डायमेंशन में ले जाने का, कि देखो ऐसे भी सोचा जा सकता है, यानी ज्योमेट्री में डायग्राम्स बदले जा सकते हैं। भाई एलजेब्रा में तो वैल्यू रखना बहुत आसान होता है कि एक्स की वैल्यू 4 डाल दो, ज्योमेट्री में वैल्यू कैसे रखी जाती है, ये वो तरीका है। नाउ क्या इसका बेनिफिट है, बहुत है, और कई सवालों में इतना बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज का, वो जब सवाल आएगा तब समझ में आएगा। अभी आपको डायरेक्ट लगा देंगे, कॉन्सेप्ट भी पता है। फिर से मेरी बात समझो बेटा, मेरी बात समझो। जैसे आपके पास एक बढ़िया सी कार हो, लेकिन आपको कोई दौड़ा ले और सारे गली 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 ही हैं, रोडें कहीं दिख ही नहीं रही है, तो कार से भाग ही नहीं पाओगे आप, तो वो कार आपके लिए वेस्ट है गली में भागने के लिए। बट क्या वो कार वाकई में वेस्ट है, नहीं, हाईवे पे चलने के लिए, रोड पे चलने के लिए वो बहुत अच्छा है, पैदल थोड़ा भागोगे आप। सिमिलरली जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट जो डायरेक्शन है, जो ओवरऑल डिस्कशन है सोल का, कि यू शुड बी वेरी मच एक्साइटेड कि वाओ ज्योमेट्री में ऐसे वैल्यू रखी जाती है। तो लेट्स फोकस ऑन दैट क्वालिटी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड, नॉट एज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट व्हाट वी आर विटनेसिंग कि भाई डायग्राम बदला जा सकता है ज्योमेट्री में। वो आपको देखना, आप कई सवालों में रिमार्केबल इफेक्ट होगा इसका। सो कोई नहीं, आपको सॉल्यूशन इस सवाल का करना है तो रिजल्ट ही लगाओ ना सीधे, बट जो मैंने समझाया है उसमें क्या मेरिट है वो आपको आगे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ए बी हमारा डी के पैरेलल है, एबीसी एंगल दिया है, सी डी एंगल दिया हुआ है, बी सी डी एंगल, ये वाला एंगल निकालना है मुझे। ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर, या फिर कह लें समांतर, जो बोलना है बोलो यार। ओके, सो
किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है तो बताएं। व्हाट्स द आंसर? देखो इस सवाल में एक बड़ी मजेदार बात है कि ये जो डीई लाइन है ना, ये इस डीई लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करूंगा, इस ए बी लाइन, इस सी बी लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा ऐसे यहाँ पर। नाउ व्हाट यू विल से कि ये वाला कोण क्या बनेगा, संगत कोण बनेगा, यस और नो? तो ये भी 115 बन जाएगा। अगर ये 115 बन गया तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 65 डिग्री। ये अगर 140 है तो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री। ये निकालना है ना, BCD निकल गया। 180 माइनस 60 प्लस 40, ये हो गया 180 माइनस 75 डिग्री। समझ में आएगी नहीं? दिस इज द आंसर कि यू जस्ट एक्सटेंड दैट लाइन। सो ये जो 115 है, ये जो बी है, ये जो 115 है और ये संगत कोण हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 115 हो गया। ये 115 हो गया तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 65 हो गई, 40 हो गया। सॉल्व करो। आई यूज 115 माइनस 40, उससे भी हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो ये कि आप इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते थे, ऐसा नहीं था। अगर आप इसको एक्सटेंड करते तो भी हो जाता, ये 40 बनता तो ये 40 बनता, राइट? अब आप कह सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल है, ये 40 प्लस कितना निकल जाएगा, 75। एनीथिंग कैन बी डन, राइट? समझ में आएगा नहीं? हाँ जी। सो मल्टीपल वेज आर देयर जिसमें सवाल को आप कर सकते हो, तो इट्स नॉट एनी डिफिकल्ट कि कोई बहुत मुश्किल है सोचने में। आप तीसरा तरीके से भी सोच सकते हो कि इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, फिर आप बोलते हैं कि ये 115 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 65 होगी। वही ट्रांसवर्सल सम ऑफ एंगल 180, ये 140 है यहाँ पर, वही ट्रांसवर्सल ये 40 होगा। इन तीनों का सम 180 चाहिए तो ये वैल्यू 75 होगी। ज्योमेट्री बहुत जबरदस्त है, मतलब आप देखो एक ही सॉल्यूशन, थ्री वेज टू डू द सेम थिंग, है ना? एंड एवरीथिंग इज विजिबल, राइट? सब दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज विजिबल टू यू डायरेक्टली। कितना बढ़िया, मजेदार है। अरिथमेटिक में सब दिखता नहीं है, अरिथमेटिक में सब कुछ आपको बस सोच के करना है, बट यहाँ दिख रहा है, डायग्राम ही दिख रहा है कि ये भी कर सकते हैं। देखो ये लाइन बढ़ा लो, वो लाइन बढ़ा लो, यहाँ कर लो। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ये जो चित्र आपको दिया है इसमें ए बी एल एम के पैरेलल है, ए बी हमारा एल एम के पैरेलल है। एंगल ए कह रहा है किसके बराबर है बताओ, ठीक है? सो बी सी ए इनके टर्म्स में कुछ आंसर में निकालने हैं और एंगल ए की मैं वैल्यू बतानी कि भाई किसके बराबर है। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, एक लाइन खींचनी उत्तर आ जाएगा, और वो लाइन ऐसी है। जब ये लाइन आप ऐसे खींचोगे, ये लाइन क्या है, मैंने भी पैरेलल लाइन ही खींची है, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। तीनों लाइन पैरेलल होती है, आप कहोगे ये बी एंगल है तो ये भी बनेगा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। ये सी है तो ये भी एंगल सी बनेगा, अल्टरनेट एंगल। अब ये ए बी सी एंगल क्या हो गए, एक पॉइंट के अबाउट हो गए ना खाली, यहाँ तीनों सर्कल ए बी सी मिला के 180 बनेगा। तो ए बी सी अगर 180 है, सॉरी 360 है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस बी प्लस सी ऑप्शन। क्लियर है? अब यहां पर भी डायग्राम चेंज करने को आप सीख सकते हो। कैसे? आप कहोगे देखो ये है, ये जो एंगल है ना, मैं इसको ना ऐसा करूंगा। देखो बी और सी पॉइंट कहाँ है ये कुछ दिया नहीं है, बस एंगल्स मेंशन्ड है कि बी है, सी है, ए है। इस ए को मैंने ऐसे पुश करना शुरू किया, लाइन सीधी कर दी, और लाइन सीधी कर दी और मैंने कहा ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये भी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल लाइन है क्योंकि। और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 180 हो गया। ए तुम्हारा 180 हो गया और बी और सी तुम्हारे 90 हो गए। तो ओनली रिस्क इसके दो ऑप्शन मैच ना करे, चेक कर लो कि ए एंगल 180 है तो ये 180 प्लस समथिंग तो नहीं हो सकता है, 180 है ना, तो 180 प्लस समथिंग कहां से हो जाएगा। ये 360 में तुमने 90 घटाया, देखो बीसी बराबर है ना, तो कट गया ना, तो कह रहा है 360 डिग्री है, ये भी गलत है, ए 180 डिग्री इस सवाल में।
यहां BC घटाया, BC मिला के 180 है, 360 में 180 गया तो 180 बनेगा। तो आप कहोगे ये हो सकता है, अगर यही एक ऑप्शन है जो मैच करे। यहाँ 2 पाई प्लस बी माइनस सी है, BC बराबर है, कट जाएंगे, यहाँ 2 पाई 360 आएगा, ये भी गलत। एक ही आंसर है जो सही हो सकता है, वो है सी, क्योंकि वही मैच कर रहा है। अगर हम डायग्राम को चेंज करें, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे लेके जाएं कि हम A को 180 बनाएं और B को 90 बनाएं, C अपने आप 90 हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को है तो बता दो, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक जटिल सा डायग्राम दिख रहा है। ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है, अभी इसका रिजल्ट आपको ध्यान करवा दूंगा मैं, बट फिलहाल इस सवाल को, इस डायग्राम को, इस चित्र को देखते हैं। थीटा निकालना है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिया हुआ है। डायग्राम क्या है इसका, जो फंडामेंटल डायग्राम है वो बनाता हूं मैं आपके सामने इधर। एक मैंने ऐसे लाइन खींची, आई जस्ट ड्रॉ वन लाइन इस तरीके का, और एक मैंने दूसरी लाइन खींची ऐसे। दो लाइंस हैं, नॉट नेसेसरीली पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस हैं। इसके इस एंड को इससे जोड़ दिया, इसके इस एंड को मैंने इससे जोड़ दिया। ठीक है, अब मेरे पास चार एंगल्स हैं। अब वो चारों एंगल्स मैं बोलूंगा, एक इंटीरियर एंगल ये θ1 है, दूसरा मेरा θ2 है, तीसरा मेरा θ3 है, और चौथा एंगल मेरा θ4 है। तो यहां इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, लेट्स सी। आप कहोगे ये वाला जो एंगल है, गौर से देखो, ये कितना बनेगा। ये बनेगा एंगल 180 माइनस θ3 प्लस θ4, बनेगा या नहीं बनेगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहां आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि वहां जो एक त्रिभुज है वो θ1 प्लस θ4, ठीक है, प्लस 180 माइनस θ3 प्लस θ4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 के बराबर होगी। काट देते हैं, तो यहां मिलेगा आपको θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3। ये एक मिनट, थोड़ा नोटेशन गड़बड़ हो गया है, दिस शुड नॉट बी द नोटेशन। यहां 2 लिखो आप, यहां आप 3 लिख लो, यहां 4 लिख लो, थोड़ा सा हमने 2 कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। नेचुरल भी है, क्योंकि इन दोनों को 180 में घटा के ये मिलेगा, इन दोनों को 180 में घटा के ये मिलेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। द अदर वे टू प्रूव इट, कि आप इसको लिखोगे तो आप कहोगे ये है 180 माइनस θ1 प्लस θ2। उधर से आओगे तो ये वाला एंगल लिखोगे तो आप कहोगे ये है 180 माइनस θ3 प्लस θ4। ये दोनों कटेंगे, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 θ3 प्लस θ4 के बराबर हो जाएगा। अभी रिजल्ट आपको ध्यान होना चाहिए, ये डायग्राम जो वैसा बनेगा, दो लाइंस हैं, इनके इसके एंड को मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया, इसके एंड को मैंने यहां से ज्वाइन किया, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। एंड जब आप ये रिजल्ट के साथ इस डायग्राम को देखोगे तो आपको 47 में 65 जोड़ना है, और ये वैल्यू हमारी क्या है कि हम थीटा में 38 जोड़ दें। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 47 प्लस 65 माइनस 38। इन दोनों का अंतर कितना है, 9। 9 65 में जुड़ जाएगा, 74 डिग्री आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। 16वां सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट चित्र आपको दिया हुआ है, ए बी हमारा डीई के पैरेलल है, यानी समांतर है। ए बी है और ये डी है, पैरेलल हो गया। आपको बताना है एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, यानी मुझे 180 माइनस एक्स निकालना है। पहले एक्स निकाल लेंगे तो 180 माइनस एक्स निकल जाएगा। आगे क्या करना है, आगे देखो, इसमें वही एक लाइन खींच दो यार, क्योंकि ये जो बीच वाला एंगल आपको दिया हुआ है जो परेशान करेगा, ऐसे एक लाइन खींच दो। ये लाइन खींचने के बाद चीजें आपके लिए सरल होने वाली है। ओके, कैसे सरल होने लगे यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन आपने जब ड्रॉ करी इस तरीके से, लाइक दिस, अब गौर से देखिएगा कि इतना पोर्शन 3x हो गया, राइट। ये 3x है तो ये 3x हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ना, ये 180 माइनस 4x बनेगी। क्या बनेगी, 180 माइनस 4x। अब आपको ये पता होगा कि 180 माइनस 4x में अगर मैं 3x जोड़ूंगा तो ये टोटल मेरा 5x के बराबर आना चाहिए। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका टोटल माइनस एक्स है, उधर जाएगा 6x बनेगा, 6x आपका 180 होगा, x आपका 30 हो गया। x अगर 30 हो गया तो इसका, अगर मुझे सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो ये बनेगा 180 माइनस 30, जो कि 150 डिग्री हो गया। आंसर क्या हो गया मेरा, बी, 150 डिग्री, 150 डिग्री आपका उत्तर हो गया इस दिए गए प्रश्न का। एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, 180 माइनस 4x कैसे,
वही बेटा ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी, ए बी को आप एक्सटेंड करके अगर देखो ऐसे, और इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर लो, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? दिस बिकेम ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है तो दो आंतरिक कोणों का सम कितना आता है एक ही साइड, 180 आता है। इसलिए अगर ये 4x है तो ये 180 माइनस 4x है। कल मैंने बोला था इसको ठीक से याद रखो, इसका इस्तेमाल सवालों में करना है, और ये बहुत नेचुरली लोगों को नहीं आता है। राज जी कह रहे हैं 4x प्लस 5x 3x होगा, ये किसने बोला बेटा आपको? 9x कब से 3x के बराबर हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो आप खुद बताओ मुझे। 9x 3x के बराबर हो सकता है क्या? नहीं बेटा, ये मैडम 6x ऐसे आया है कि मैंने माइनस 4x प्लस 3x को माइनस एक्स नेट है ना इसका, इनको कंबाइन कर लो, ये माइनस एक्स आएगा, और अगर ये माइनस एक्स है तो उधर जाके 6x हो गया ना, जो कि 180। राज बालक क्या कर रहे हो आप? 9x को अब आप करो 3x में 180 घटाने से आएगा, कैसी बातें कर रहे हो? 9x 3x माइनस 180 कैसे हो सकता है? 3x 9x से कम हो गया, फिर उसमें तुम और घटा दे रहे हो। जो भी प्रॉपर्टी आप एक्सटीरियर एंगल की लगा रहे हो आप गलत लगा रहे हो। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी त्रिभुज में लगती है। तो जब भी कोई केस आपकी मेमोरी से आपको याद आ रहा हो तो गलत याद नहीं आना चाहिए। याददाश्त बहुत आवश्यक है, समझे कि नहीं? याददाश्त बहुत आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट मिक्स टू थिंग्स। मैं आपकी बातों को चाहूं तो मैं एक सेकंड में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आप कहां गलत हो। मतलब आई कैन एक्सप्लेन कि आप जो थ्योरी लगा रहे हो क्यों गलत है। मैं आपकी बातों को लॉजिक से ही काट दे रहा हूं, मैं वहां तक जा ही नहीं रहा हूं। मुझे पता है तुम गलत लगा रहे हो, तुम गलत कैसे लगा रहे हो, मैं उस पर उंगली रख के दिखाऊंगा, तुम्हें दिख जाएगा। जानबूझ के ऐसा काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो तुम खुद खोज लोगे। तुम बस अपनी ये बात बताओ कि तुम्हारा दिमाग क्यों सो रहा है कि 9x की वैल्यू 3x 9x से भी कम है, उसमें तुम 180 घटा रहे हो और कह रहे हो देखो 9x के बराबर हो गया। मतलब ऐसे समझो कि किसी की सैलरी तुम्हारी सैलरी की मान लिया 3 गुना है, और तुम अपनी सैलरी में 180 रुपए का मोमोज खा लो, और फिर उससे बोलो कि देखो हमारी तुम्हारी सैलरी बराबर होगी। मतलब हाउ इट इज पॉसिबल यार? इज इट पॉसिबल? यू जस्ट थिंक कोई 3 गुना पैसा लेके तुमसे बैठा है सैलरी में, और तुमने अपनी सैलरी से 180 रुपए का मोमोज खा लिया और कह रहे हो देखो हमारी तुम्हारी सैलरी बराबर हो गई। इम्पॉसिबल, राइट? सो जस्ट थिंक ये लॉजिकली फ्लॉड है आपकी इक्वेशन। तो पहले तो विश्वास आपको ये होगा कि हाँ ठीक है मैं गलत हूं, पहले तो ठीक है। जब ये समझ आ जाएगा कि हाँ मैं गलत हूं तो गलती ढूंढो अपनी कहाँ है। अभी तो आप ये मान के चल रहे हो ना कि आप सही हो, तभी तो आप वो इक्वेशन लिख रहे हो। देन यू विल फिगर आउट कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल देखिए, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये दोनों समानांतर समांतर है। मुझे क्यू ओ एस की वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। जो इस डायग्राम में ट्रांसवर्सल वगैरह ऐसे पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाइन का मार लो। जैसे इस पी क्यू को थोड़ा आगे बढ़ा लो, ऐसे इस आर एस को भी थोड़ा आगे बढ़ा लो, ताकि थोड़ा चीजें ना सही से दिखने लगे आपको ट्रांसवर्सल वगैरह। अब ये तो दिख रहा है कि भाई क्यूओ जो है बढ़िया सा एक ट्रांसवर्सल टाइप का दिख रहा है, अब है ना, इस तरीके का कुछ खेल है। एक चीज देखना ध्यान से, आपको ये वाला एंगल अगर मिल जाए तो बात बन गई, और मिल गया ये एंगल, क्योंकि जैसे तुमने कहा 120 है, ये संगत कोण हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये भी 120 हो गया। 120 प्लस एक्स 135 के बराबर होगा, त्रिभुज की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो 135 किसके बराबर होगा? 120 प्लस एक्स, या जो भी पूछ रहा है आपका क्यू ओ एस। तो जो क्यू ओ एस है वो 15 डिग्री के बराबर होगा। या आप चाहो तो 135 को पहले घटा लो, अब मैं जानबूझ के घटा नहीं रहा हूँ बार बार। ये एंगल ना इन दोनों का सम होता है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। सो सीधे यूज कर लो इसको, 15 डिग्री के बराबर होता है। ओके, 18वां सवाल देखो जरा। कह रहा है ए बी, आपका ए बी है, ये सी डी के पैरेलल है, समानांतर है। आपको अल्फा बीटा गामा तीनों का सम बताना है। वही खेल करो यार, कुछ ट्रांसवर्सल वगैरह बनाओ, इसको एक्सटेंड मारो ऐसे, इसको भी ऐसे एक्सटेंड मारो। यहाँ एक्चुअली एक्सटेंड नहीं करना है, इस कार्य को आप अभी कर चुके हो थोड़ी देर पहले, इसको ऐसे करना है तुमको, ठीक है। आपको ये पता है कि ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के बराबर है, पूरा शीर्षाभिमुख कोण है, गामा की बात करूं तो। ऑलराइट, तो जरा ध्यान से इस प्रश्न को अब देखिएगा, तो आपको आपका उत्तर दिखने लगेगा। ओके, कितना आ रहा है? इज इट 360 डिग्री? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ। ये वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये वैल्यू आपकी होगी 180 माइनस अल्फा, क्योंकि वो ये ट्रांसवर्सल बनेगा ना, वन सेम साइड
180 तो 180 माइनस अल्फा, ये बनेगा 180 माइनस बीटा। अब गामा की वैल्यू तुम करो है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 180 माइनस अल्फा, और यहाँ एक वैल्यू है आपकी 180 माइनस बीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 360 डिग्री। एक तरीका है। अब यहां पर आपको डायग्राम बदलने का बहुत फायदा होने वाला है, करा दें तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। अब डायग्राम बदलने की, इसी डायग्राम में जरा गामा को सीधा कर दो, दोनों लाइंस पैरेलल है। गामा को अगर आप सीधा कर दोगे यानी 180 बना दोगे, और इसको एक को 90 बना दो, तो ये 180 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये भी 90 होगा, क्योंकि अगर आपने दो पैरेलल लाइन में 90 डिग्री से शुरुआत करी, दूसरा भी 90 बनेगा। अब तीनों का सम निकालना है आपको। ये तुम्हारा अल्फा है, ये तुम्हारा बीटा है, ये तुम्हारा गामा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, 360 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्योंकि यहां देखो आंसर्स में वेरिएबल नहीं है ना, अगर आंसर्स में वेरिएबल नहीं है तो मुझे चार ऑप्शन जाके चेक नहीं करना है कि दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो जाएंगे, नहीं चेक करना है आपको, बस ये देख लेना कि भैया टोटल कितना आएगा। तो आप डायग्राम बदलो, आप गामा को 180 बना दो, सीधी लाइन कर दो, अल्फा को 90 बना दो, तो दूसरा अपने आप 90 होगा, तीनों का टोटल 360 आया, खत्म। तो देयर हियर यू कैन सी द बेनिफिट, जो मैंने आपको उस सवाल में बात करी वहां आपको बेनिफिट नहीं दिखा, बट यहां आपको बेनिफिट नजर आएगा। आया? कितने लोगों की, कितने लोगों को इसमें समस्या हो रही है? ये सीख लो, बहुत जरूरी चीज है, बता रहा हूं आपको, ग्रेट स्किल। डू यू नो दिस काइंड ऑफ मेथड्स आई स्टार्टेड टीचिंग फर्स्ट, लेट मी टेक द क्रेडिट। सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस फर्स्ट, एसएससी कैटेगरी में ये सब मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किए, और बाद में सबने चेंप लिया। Nobody gave me credit that they learned from me. So anybody, anyone, I'm very simple guy, I don't want to take the credit. AB rule भी सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, so AB rule को भी सबने चुरा लिया, nobody gave me the credit. ठीक है, x% of y is equal to y% of x, इस नाम से सबसे पहले मैंने पढ़ाया, सबने चुरा लिया, nobody gave me the credit. ठीक है। Yeah, nobody gave me the credit, but I'm not credit hungry. Look, understand, when people copy you, it's a great thing. You know what, इससे क्या होता है, इससे बच्चों का फायदा होता है। क्लियर? ये सब चीजें मैंने जिस ब्लॉग में लिखी थी ना, देयर वाज अ ब्लॉग, ब्लॉग सुना है आप लोगों ने? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट ब्लॉग? ये ब्लॉग नहीं जो कैमरा लेके रोज कहते हैं आज मम्मी ने मेरे लिए रोटी बनाई है, सुरेश देखो सुबह ही उठ गया उसको कुत्ते ने काट लिया, वो ब्लॉग नहीं बेटा। एक जमाना था जब एक ब्लॉग करके टर्म होता था जिसमें लोग आर्टिकल्स इंटरनेट पे लिखा करते थे, 2012-13 में काफी पॉपुलर था तब ये। तो उस समय में ना आई यूज्ड टू राइट मैथ का आर्टिकल, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड AB रूल वगैरह मैंने उस ब्लॉग, अभी तो बंद हो गया वो ब्लॉग, क्योंकि अब टेक्स्ट कौन पढ़ता है इतना, तो ब्लॉग बंद हो गया, बीच में डोमेन एक्सपायर हो गया, आई थॉट लेट्स डिसकंटिन्यू। सो वहां पर मैंने सारी चीजें लिखी थी, डायग्राम चेंजेस, ब्लॉग 2013-14 के टाइम पे वो ब्लॉग्स बनाए थे मैंने, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड जब मैं एसएससी कैटेगरी में आया था तो थोड़ा बहुत जब मैंने रिसर्च करी थी, दैट वाज द रीजन आई एंटर्ड, बिकॉज मैंने देखा कि मेथड्स काफी आउटडेटेड है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई आई केम एंड started teaching these things. Okay, anyway, but the good thing is when people copy, ultimately it's enhancement of the students। और दूसरा फायदा ये होता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों ने कॉपी किया, भले ही क्रेडिट नहीं दी, मैं तो जानता हूँ ना कि हाँ हमने दिया ये इस सेगमेंट को। ठीक है, तो ठीक है। और वो यार बोल के बता भी नहीं सकते, कौन बोलेगा कि बताओ ये मेथड मैंने रैमो सर से सीखा है? विल एनीवन से दिस? कोई टीचर ऐसा बोल सकता है क्या? कैसे बोलेंगे यार, नहीं बोल सकते ना। आप खुद सोचो, कैन एनीबॉडी से दिस कि ये मैंने इनसे सीखा है? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो फिर डिमिनिश हो जाएगा ना बंदा, तो वो बोलेगा ही नहीं कभी। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इस चित्र में लाइन M जो है N के पैरेलल है, ओके। X की वैल्यू बता दो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। एक ब्रांड चार्ज तो होता है नहीं यार, देखो मैं इतने दिन पढ़ाने के लिए आया ही नहीं था, मैं ऑनेस्टली बताऊं। वो तो ठीक है, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, इतना दिन पढ़ाने के लिए नहीं आया था मैं, राइट? मैं था कि चलो पढ़ाते हैं थोड़ा, बट यू नो वंस यू स्टार्ट टीचिंग फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अगले साल बैच कब आएगा, उस तरह का। तो आई कंटिन्यूड, और ना मेरा ऐसा पढ़ाने में, पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाऊंगा, बट इस मोड में इतना एक्टिव 10 सालों तक पढ़ाऊंगा, आई नेवर थॉट इट। ओके, क्या प्लान था? नहीं, एजुकेशन फील्ड में रहना था, बट एक्टिव टीचिंग
वाज नॉट द प्लान फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हाँ 2013 से 24, 14 से 24 10 साल हो गए, यस 10 ईयर्स हो गए। ऑलराइट, बट अच्छा लगता है पढ़ाना, ऐसा नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग। मैंने एग्जामों से ब्रेक भी इसीलिए लिया कि थोड़ा फोकस तरीके से कुछ दिन पढ़ाते हैं, प्योर फोकस। हाँ जी, चलिए एम एन के पैरेलल है तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। सो जरा देखिएगा कैसे पता करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। डायग्राम थोड़ा अटपटा अजीब सा लग रहा है, बट घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर करना क्या ना, ज्योमेट्री में कुछ लाइनें खींचनी पड़ती हैं। जैसे आपने कभी अपने हाथ की रेखा देखी है? हाँ, किसी को दिखाया कभी हाथ? तो बताएंगे कि देखो ये भाग्य रेखा है, ये जब यहां से यहां जुड़ जाएगी ना तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। ऐसे ही यहां रेखा बना दो, जो नहीं दिख रही है उसको जोड़ दो। ये देखो भाग्य रेखा मैंने लंबी कर दी, ठीक है, लंबी कर दी। अब ये 70 डिग्री है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये 90 है, तो ये 90 है, ये 70 है, लेकिन मुझे जब निकालना एंगल उसका थोड़ा ख्याल रखना है। ये ट्रांसवर्सल है, आपको पता है, तो ये 90 है, ये 70 है, तो 20 बनेगा। अब ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, x प्लस 20 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों इंटीरियर एंगल है। यार ये बड़ा एंगल जरूर दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटीरियर नहीं है तो इंटीरियर ही एक साइड में। तो x प्लस 20 180 के बराबर हो गया, x की वैल्यू 160 के बराबर हो जाएगी। जब मैं कोई उदाहरण दूं उसकी उसकी गहराई में घुसने की आवश्यकता नहीं है ठीक है, अब उसमें आप फेथ पे चले गए, कौन मानता है कौन नहीं मानता है। आप ट्राइंगल के एक्सटीरियर से भी कर सकते हैं कि देखो ये एक्सटीरियर एंगल है 90, मतलब ये अंदर 90 ही हो गया तो दिख जाएगा। ये अगर 70 है तो ये 20 बनेगा, ये 20 बनेगा तो 160 बनेगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल एक ही साइड है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये अगर एक्स है तो आप कहोगे ये संगत कोण है, ये एक्स यहां भी होगा, एक्स प्लस 20 180 होगा, क्योंकि एक्स प्लस 20 मिला के स्ट्रेट एंगल बनेगा। लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ ना करके होगा, या लाइन अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं करोगे ना तो रिलेट नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? चलो एक यार एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके भी कर देते हैं। मतलब यहां लाइन देखो, लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। एक लाइन आप यहां भी ड्रॉ कर सकते थे, सीधा यहां ऐसे ड्रॉ कर देते। देखो अगर आप लाइन यहां ड्रॉ करते ना तो भी हो जाता। आप कहते ये पूरा 90 है, इतना 70 हो जाता, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल ये 20 हो जाता। अब ये दोनों पैरेलल लाइन हो गए, 120 और एक्स ट्रांस सॉरी नॉट 120 20, ये 20 है ना, हाँ ठीक है, 20 और एक्स इंटीरियर एंगल हो गए, मिला के आपका 160 हो जाता। तो या तो आप लाइन यहां एक खींच दो पैरेलल, कैसे कर दो। ऑलराइट, समझ में आया या नहीं आया? तो ड्रॉ वन लाइन एंड डू लाइक दिस, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, और भी तरीके हैं, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 70 है, ये 70 होगा, रुकने की जरूरत नहीं, करते रहो। ये 90 होगा तो यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी आपको। भाई ये 70 है ना, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल 70 होगा। ये अगर 90 है इतना तो ये भी 90 होगा, तो एक्स एक्सटीरियर एंगल हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया 160, ऐसे भी हो जाएगा। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से भी हो जाएगा। बट आपको पता है लाइन जो ड्रॉ करना है ना, ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा प्रैक्टिस के बाद। अभी क्या है, वो लाइन ड्रॉ करना आपके लिए पेनफुल है, ओके, बिकॉज अभी आप शुरुआत कर रहे हो, बट एक टाइम में इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आपको कॉमन है, मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, कर लोगे आसानी से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20वां सवाल देखते हैं। एक चित्र आपको दिया हुआ है, एबीसी हमारा एक त्रिभुज यानी ट्राइंगल है, बीसी हमारा एई के पैरेलल है, ये बीसी है हमारा, ये बीसी हमारा एई के पैरेलल है। आपको पता है सी ए एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल, हाउ डू वी फिगर दिस आउट? आप कहोगे ये एंगल इसके बराबर होगा, अगर ये दोनों पैरेलल है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन मार दूंगा ऐसे इसको, तो ये क्लियर है कि भाई ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो निकलेगा कैसे। बीसी अगर एसी के बराबर है तो यार अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा त्रिभुज में, जिसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
अगर ये भुजा इसके बराबर होती है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आपको त्रिभुज पढ़ाया जाएगा अभी, बस बचपन की कुछ यादें हैं अगर, तो उससे लगा लो कि भाई बीसी अगर इसी के बराबर तो ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा। मुझे ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये अगर 70 है ना, ये वाला 70 है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी 70 ही होगा। एकांतर कोण ये अगर 70 है ना, तो ये भी 70 ही होगा, क्योंकि ये लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल अगर जो मुझे कौन सा एंगल निकालना था, CAE निकालना था। अच्छा ये निकालना था, 40 हो गया, क्योंकि टोटल 180 होगा, तो वैल्यू 40 डिग्री आ गई। तो इसकी जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो हियर, क्योंकि वंस ये 70 देखा आपने, ये 70 देखा, 140 से 40 बन जाएगा सीधा। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो लाइंस में कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं, कुछ और शब्द आपको बताने की आवश्यकता है बिफोर आई स्टार्ट। ट्राइंगल्स में जाएंगे तो कुछ टर्म्स हैं जो बहुत अच्छे जरूरी हैं, देख लो। एक टर्म आपको सीखना है सबसे पहले तो, एंगल बाइसेक्टर। शब्द जो है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की जो हिंदी है इसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। इस शब्द में ही सब कुछ निहित है, इसकी परिभाषा कि हमारे पास एक कोण है, उस कोण को हमें क्या करना है, समद्विभाजक करना है, यानी बराबर तोड़ देना है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या बनेगा, जैसे मैं एक लाइन अगर यहां पर ड्रॉ करूं, जैसे ये हमारा एंगल है, इस एंगल को हमने अगर बिल्कुल बराबर दो हिस्सों में एक लाइन से तोड़ दिया, थीटा थीटा, जो भी बीच का कोण था उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, तो ये जो लाइन है, ये इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। लाइन इसलिए बिकॉज ये तो एक्सटेंड हो सकती है ना दोनों तरफ, तो ये एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ये कोण समद्विभाजक रेखा हो गई। तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि हमें एंगल को बाइसेक्ट करना है, दो बराबर एंगल्स में बांट देना है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म होगा जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है और बाइसेक्टर क्या होता है, इसकी हिंदी बताओगे? तो इसकी हिंदी होगी लंब समद्विभाजक। इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है, मान लिया, रेखा नहीं, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, फिक्स लेंथ की चाहिए हमें, और हमें इसको दो इक्वल पोर्शंस में बांटना है और एक परपेंडिकुलर रेखा से बांटना है। तो ये इसका मिड पॉइंट बन जाता है, ये 90 डिग्री, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, दो इक्वल सेगमेंट को हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि एक ऐसे लाइन यहां खींच दो, एक यहां से, तो ये रिप्रेजेंटेशन है इक्वल का। इवन अगर हम दो दो बराबर खींच दें तो इसका मतलब भी इक्वल होता है, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इट्स लाइक दिस। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट हो जाता है इसका, ये बिल्कुल इस रेखाखंड का मिड पॉइंट हो जाता है। तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल होती है। अगर मुझे अनुपात में लिखनी है तो ये 1:1 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली मध्य बिंदु है। और ये क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? हाँ जी। तो ये जब भी शब्द यूज किए जाएंगे तो आपको ये शब्द और इनका मीनिंग क्या है, ये लाइन कौन सी है, बहुत क्लियर होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक क्या है। नाम में लिखा हुआ है लंब है एक जो समद्विभाजक करता है, तो रेखाखंड को इक्वली बांट देगा। एंगल बाइसेक्टर में तो एंगल लगा ही हुआ है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो इस प्रॉपर्टी से कुछ चीजें निकलेंगी। जैसे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, गौर से देखिएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसी एक लाइन है, लाइक दिस। इस लाइन पे आपने कोई भी एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से मैं दो लाइंस ड्रॉ करने जा रहा हूं। ठीक है, एक लाइन ये ब्लू कलर की लाइन है, एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, चलो ये ब्लू कलर की लाइन है। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इधर वाला जो एंगल है इसका मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, राइट, और एक इधर एंगल है इसका मैं बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। भाई मैंने क्या किया, एक लाइन लिया और उस लाइन पे मैं क्या कर रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट से मैंने एक और लाइन खींच दी। तो अब ये नीली वाली जो रेखा है, ये पीली वाली रेखा के दो साइड से दो कोण बना रही है। उन दोनों कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं मैंने खींची हैं, मतलब हमने इन दोनों का कोण समद्विभाजक खींचा है ऐसे। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना, ये मान लिया मुझे निकालना है, तो एक्चुअल में 90 डिग्री होता है। क्यों होता है समझा देता हूं। आप कहोगे ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर है।
ये एंगल अगर मैं कहूंगा बीटा है तो आप कहोगे ये एंगल भी बीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन कोण समद्विभाजक है। अब इसमें अगर आप सब जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, आपको 180 डिग्री मिलेगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। आपको अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री मिलेगा, सॉरी 90 डिग्री मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि मैंने एक लाइन ली, उस लाइन से दूसरी लाइन ली, और वो लाइन पीली वाली रेखा है, दो एंगल बना रही है। दोनों को अलग अलग बाइसेक्ट करते हुए अगर मैं दो एंगल बाइसेक्टर्स खींच दूं तो उनके बीच में आपस का कोण 90 डिग्री होता है। इसके बेसिस पे सवाल आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट एज ए स्टैंडर्ड केस। ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। एक नेक्स्ट केस देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। लेट अस से मेरे पास एक लाइन है ये और एक लाइन है ये, दो लाइंस मेरे पास हैं। देन मैंने क्या किया है कि आपको ये बता दिया कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है यानी कोण है वो थीटा है, बता दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं एक लाइन खींचने जा रहा हूं जो इसके परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री का कोण। मैं एक और लाइन खींचने जा रहा हूं जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब दो एग्जिस्टिंग रेखाओं के परपेंडिकुलर मैंने दो लाइंस खींच दी। अब इनके बीच देखो, कभी भी दो रेखाओं के बीच कोण जो होता है थीटा होता है, तो वो सिर्फ थीटा नहीं होता है, इधर थीटा होता है, इधर 180 माइनस थीटा होता है, राइट। देयर आर टू एंगल्स, मैंने बताया आपको लाइंस के केस में देयर आर टू एंगल्स। ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है 180, देयर आर टू एंगल्स बिटवीन लाइंस। तो ये थीटा है, आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो कुछ फिगर आउट करना चाहता हूं मैं कि आखिर ये जो दो लाइंस थी पर्पल और ग्रीन, उनके बीच एंगल अगर थीटा था तो पर्पल के परपेंडिकुलर येलो है और ग्रीन के परपेंडिकुलर ब्लू है, ये ग्रीन और ब्लू के बीच का एंगल कितना होगा, मुझे ये फिगर आउट करना है। लेट्स से हाउ डू आई फिगर इट आउट कि ये एंगल किसके बराबर होगा। नॉट डिफिकल्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो पीली वाली लाइन है इसको एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा लो यहां तक। ये वाला एंगल अगर आप गौर से देखोगे तो आप कहोगे ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 हो गया, तीनों का सम 180 है तो 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है। बट ये मत बोल देना कि ये वाला एंगल थीटा है, राइट, दिस इज 180 माइनस थीटा। ये क्या बोल सकते हैं कि दो लाइंस के बीच का एंगल अगर 180 माइनस थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच 180 यू नीड टू फिगर आउट वन एंगल। तो अगर इनके बीच का एंगल थीटा है तो जब दो लाइनों के परपेंडिकुलर काटेंगे ना तो वहां भी एक एंगल उनके बीच में थीटा होगा, नेचुरली अपना 180 माइनस थीटा दूसरा होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है, समझ में आया कि नहीं? इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा then angle between their perpendiculars will also be theta। ये बात ध्यान रहेगी, इसको अपनी भाषा में लिख लोगे, रिपीट करो, जहां भी बैठे हो इस बात को बोलो मेरे साथ, आवाज आनी चाहिए कि अगर दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तो उनकी लंबवत रेखाओं के बीच का कोण भी थीटा ही होगा। फिर अंग्रेजी में बोलेंगे, इफ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज थीटा then angle between their perpendiculars will also be theta। चतुर्भुज से भी सिद्ध कर सकते हैं कि भाई ये दो एंगल 90 हो गए, 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, 180 माइनस थीटा होगा तो थीटा होगा, वो भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, जो आपको रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, ठीक है, समझे कि नहीं? बिकॉज अगर आपको रिजल्ट ध्यान नहीं होगा तो आप हमेशा तकलीफ में रहोगे। क्लियर? तो ये लाइन और एंगल के बेसिक्स हैं, बिल्कुल सुपर बेसिक चीजें जो लाइंस और एंगल्स में आपको पता होनी चाहिए। कल हम लोग ट्राइंगल पढ़ना शुरू करेंगे और ट्राइंगल्स में ट्राइंगल की बेसिक थियरी, ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ट्राइंगल में समय भी लगेगा बिकॉज सो मेनी थिंग्स इन ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं उसकी बात करेंगे। तो इट्स ए लंबा टॉपिक, सिमिलरिटी की बात करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, तो समय लगेगा। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड होकर थोड़ा आना अच्छे से, और देन वी विल लर्न। ओके, बाकी आज की क्लास का कंटेंट ही समाप्त होता है, जिसको क्लास से जाना है वो जाए, कुछ डाउट्स जो समय है उसमें देखूंगा मैं।
देखो, नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट, बिकॉज देन आई डोंट नो व्हाट यू आर आस्किंग। बी स्पेसिफिक, क्या समझ में नहीं आया, क्योंकि अदरवाइज तो मैं यही बोलूंगा कि आप इस डाउट को घर पे जाके एक बार दोबारा रिवाइज करिए, बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। अगर आपको पकड़ में नहीं आया है ना, यही नहीं पता है कि क्या समझ में नहीं आया, मतलब पूरा सवाल ही समझ में नहीं आया, तो इसको घर पे दोबारा देखिए आप, ठीक है। जब आप इसको घर पे दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अगर कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो मतलब आपको समझ में आया, कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको समझ में नहीं आया, हाँ जी, तो वो जरूरी है कि आप मुझे बताएं। ओके, क्लियर। आपने सॉल्यूशन में फरवरी के मंथ में टोटल 17 दिन क्यों कंसीडर किया? मैंने 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 किसका सॉल्यूशन दिया आपको? इसका? अच्छा, माय शीट से सवाल है। ओके ओके, तो सॉल्यूशन मैंने नहीं लिखा होगा पहली बात तो, ठीक है। एनीवे, देख लेते हैं। 18 दिन होना चाहिए था रिमेनिंग डेज। यार 2019 की फरवरी की अगर बात की जा रही है, 11 फरवरी से 7 जुलाई की बात चर्चा हो रही है, हाँ तो 18 दिन ही होगा, सही बात है। ओके, तो सॉल्यूशन गलत होगा, सही कर लेना। हाँ जी, क्योंकि जो नंबर ऑफ डेज की चर्चा हो रही है यहाँ पर 7200 रुपए हैं, 7% पर एनम, 11 फरवरी से 7 जुलाई 2019 का अगर मामला है, तो फरवरी के जो नंबर ऑफ डेज है ना, वो 10 दिन नहीं है तो 18 होंगे, बात आपकी सही है, सोल्यूशन गड़बड़ होगा, ठीक है, सही कर लो उसको। मैं आपका नंबर सिस्टम का रिकॉर्डेड क्लास कर रही हूँ, उसमें इतने स्कोर सारे कॉन्सेप्ट हैं कि कुछ याद नहीं रहता है। नहीं 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 नहीं। देखिए, पहली बात तो क्या होता है, इतना घबराइए मत, नंबर सिस्टम बड़ा टॉपिक है, सबको सीखने में वक्त लगेगा। आपका कार्य यह है कि लंबा इसलिए है क्योंकि मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया है उस टॉपिक को। आप पहले ठीक से, अभी आप क्लास कर रहे हो और घबराने लगे, पहले उसको फिनिश करिए, उससे नोट्स बनाइए, जो भी फॉर्मूले हैं उनको नोट करिए, देन उसको रिवाइज करिए। देखिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है कि आपने एक बार बस देखा और समझ में आ गया। इट विल टेक टाइम डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल, सो यू गिव दैट टाइम। आप पहले रिकॉर्डिंग क्लास करो, हर क्लास के नोट्स बनाइए, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद नहीं करना है, सब कुछ समझना है नंबर सिस्टम को। और जो फॉर्मूले हैं कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, सब समझाया है मैंने। नंबर सिस्टम इतना लंबा इसलिए हुआ क्योंकि हर चीज समझा समझा के बताने में वक्त लग गया। फॉर्मूले तो बाई प्रोडक्ट हैं उन चीजों के, वो तो हो ही जाते हैं, बट टॉपिक्स ना कई बार समय लेते हैं। देयर आर नो शॉर्टकट टू लर्न ए टॉपिक। तो याद ऐसे नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि सब रट लेना है इतिहास की तरह, वो तो हम कम्बरसम टास्क है ही है। आप सीख सीख के पढ़िए उसको, फिर आपको लोड इतना नहीं लगेगा, और एक तो रिवीजन लगता है चीजों को पक्का करने में, है ना, तो इंपॉर्टेंट है वो चीज। मैथ्स में रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आ रहा है, नोट्स को पढ़ें या क्लास क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें? देखिए, नोट्स तो पढ़ना ही है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है रिवाइज में, और रिवीजन में सवाल भी करने हैं आपको, बट यू नीड नॉट टू डू एवरी क्वेश्चन। इफ यू वांट टू स्किप सम यू कैन, मतलब, तो शीट देखो, आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सेपरेटली मत देखिए। ओके, ये दो पहिए हैं बाइसिकल के, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें करना दोनों है। जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन पूरा ही तब होगा जब सवाल भी करोगे, ओके। बट जैसे सब्सिक्वेंट रिवीजन, जैसे पहले रिवीजन में आपको सवाल भी देखने हैं, थियरी भी देखनी है, सवाल देखते समय जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है आप उनको चाहो तो स्किप कर दो, जो आते हैं आपको सब कुछ। सेकंड रिवीजन में देन कॉन्सेप्ट कर लिया जल्दी से, एंड देन आपने देखा कि क्वेश्चंस में और कम क्वेश्चंस रिवाइज करना है डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट, तो लाइक दैट एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन, यानी हर अगला रिवीजन पिछले रिवीजन से आपका कम समय लेगा। और अगर आपने तैयारी अच्छी करी तो आप देखोगे कि लास्ट में, ओके, लास्ट में आपका जो रिवीजन होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप कई बार रिवीजन कर चुके होंगे। हाँ जी, नेहा जी कह रही हैं इस बैच में आपकी क्लासेस कब से हो रही हैं? देखिए, कब से इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ऐसे समझो आप, पृथ्वी सूर्य के अबाउट एक चक्कर लगाती है, राइट। सो हर साल गर्मी आती है, फिर विंटर्स आती है, बारिश होती है, दिस इज साइक्लिक, है ना, समझ में आया कि नहीं? सो इट डज नॉट मैटर कि यू आर बॉर्न इन सन 2000 और 2001 और 2002, राइट। आप में से सबकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी होगी, कोई 2000 में पैदा हुआ है, कोई 2001 में, कोई 2002 में, but whatever age you have, now you have seen seasons, right? Every year you see the seasons, different seasons. Similarly हमारा बैच चलता है, ठीक है, बैच गोल गोल घूमता रहता है। तो लेट्स से इट स्टार्टेड हियर विद अ सर्टेन टॉपिक,
देन अगला टॉपिक, देन अगला टॉपिक, देन अगला टॉपिक, देन अगला टॉपिक, देन अगला टॉपिक, देन अगला टॉपिक। लेट समबडी वाज बोर्न इन समर्स। तो अगर कोई समर में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समर मिस कर गया, राइट? उसने समर घूम के देखा, मतलब विंटर्स मिस कर गया नहीं, विंटर आगे आया उसके लिए। कोई विंटर में पैदा हुआ तो उसने समर मिस नहीं किया है, समर आएगा, बिकॉज इट्स साइक्लिक। सिमिलरली द बैच इज डिजाइन कि लेट्स से आपने इस पॉइंट पे ज्वाइन किया, देन हम घूम के वापस इस पॉइंट पे आएंगे, फिर ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो टॉपिक आर साइक्लिक व्हिच विल बी टेकन लाइक दिस। तो कोई इस पॉइंट पे जुड़े, 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 डज नॉट मैटर, द फॉरवर्ड साइकिल विल कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है? दैट्स हाउ द बैच इज डिजाइन। बट द एडवांटेज ये है कि जो पिछले रिकॉर्डिंग्स हैं आप उनको देख, अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है, आपको चीजें जल्दी खत्म करनी है तो आप जा सकते हो। हमने जुलाई में साइकिल स्टार्ट करी थी और ये साइकिल ऐसे गोल गोल घूमती रहेगी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप जुड़ते हो तो आप यू कैन लर्न होल थिंग्स लाइव, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बट यू कैन गो बैक एंड सी द रिकॉर्डिंग्स आल्सो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि जल्दी खत्म करना है तो पुरानी रिकॉर्डिंग भी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको दिख जाएंगी, उसको भी आप कर सकते हो, लाइक दैट। तो कल से आप क्लास करो। तो आप देखो, ज्योमेट्री से आपने बिल्कुल नए टॉपिक से शुरुआत करी है, तो आप चाहो तो अपनी नई साइकिल यहाँ से शुरू कर लो और पूरा एक कंप्लीट खत्म कर लो लाइव। बट अगर कंसिडरिंग यू आर बिट लेट, सो इफ यू वांट टू डू सम टॉपिक्स कि हमें उन टॉपिक्स को रिकॉर्डेड मोड में कर लेना है, तो पूरी अरिथमेटिक ऑलरेडी हो चुकी है एक बार, आप उनको रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं। यस, तो दैट इज द एडवांटेज यू हैव। उसमें कितने क्वेश्चन हैं एक चैप्टर के? अपने प्रैक्टिस शीट क्लास शीट वाले ही हैं अलग? कहाँ पर, किसकी बात कर रहे हो आप रितिका जी? बुक की? बुक में बहुत सवाल नहीं, देखिए बुक में क्या है कि मोस्टली वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छा कंपाइलेशन है। तो सम क्वेश्चन सीट से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज में भी आपको दिखेंगे, बट इट्स नॉट अ रेप्लिका। ऐसा नहीं कि आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज और क्लास एक्सरसाइज और बुक सेम है, नहीं, बुक का एक अपना पर्पज है, ठीक है? इट्स टॉपिकल कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, उनके अच्छे सॉल्यूशन के साथ वो बुक आपको दी गई है, ठीक है? चलिए, ख्याल रखिए अपना, कल शाम को फिर से मिलेंगे और इनको हम आगे ट्रिगो अरे होमवर्क कराएंगे, किस दिन अलग से क्लास लेनी पड़ेगी उसकी, ज्योमेट्री के बीच में तो नहीं करा सकते, कराएंगे, करा देंगे, ठीक है? चलिए, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।